जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख करके भी पहचान लिए होंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये क्लास 11 का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना के बारे में। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में, कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन वास्तव में अब चूंकि नाम से दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग पढ़ चुके हैं कि एटम जो होता है ना, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना, विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड इज नॉट फाउंड इन इज नॉट रिमेनिंग फ्री स्टेट, ठीक है ना। किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, ऐसे छोटे कण को, उस तत्व के छोटे कण को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक। दूसरी बात यह कि जॉन डाल्टन जो था वो बताया कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स व्हाट वी कॉल एटम, जिसको कि परमाणु कहा उसने। एटम का अर्थ होता है इंडिविजिबल, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, जो ग्रीक भाषा में एटम का मतलब एटोमियो, एटोमियो शब्द से लिया गया है ग्रीक भाषा के, ठीक है, एटम बना है। और इस एटोमियो का मतलब होता है अविभाजित, इंडिविजिबल, ठीक है। तो शुरुआत में प्रारंभ के दिनों में ऐसा माना जाता था एट द टाइम ऑफ डाल्टन के समय में, ठीक है, कि मैटर जो होता है, कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ, वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको कि एटम कहा जाता है या मॉलिक्यूल कहा जाता है। हालांकि मॉलिक्यूल खुद भी छोटे छोटे इस एटम से मिलकर के बना होता है। मॉलिक्यूल जो बनता है वो दो एटम्स को, दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट जब आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे, ठीक है। तो एटम जो होता है ना, वो किसी भी मैटर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द मैटर, दैट इज एटम। और आज उसी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि एटम जो है कैसे बना होता है, एटम में आखिर होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि एटम जो होता है यानी कि परमाणु जो होता है वो सॉलिड स्फेरिकल पार्टिकल होता है, ठीक है, वो सघन ठोस पार्टिकल होता है, ठोस कण होता है, ठीक है। और इस एटम में, है ना, इस एटम में फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एटम खुद फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है, मूल कणों से बना होता है, ठीक है, पार्टिकल से बना होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे खोजा गया, ठीक है ना, हम इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, हाउ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन एन एटम, ठीक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि इस प्रकृति में पाए जाने वाले बहुत सारे द्रव्य हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं, है ना, जिनमें कुछ मटेरियल पार्टिकल मैटर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, कुछ नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ चालक होते हैं और कुछ अचालक होते हैं, ठीक है। तो चालक पदार्थों में जो कंडक्टर सब्सटेंसेस हैं, जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, उनमें मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मेटल जो होते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये सब जानते हैं। और मेटल्स में किसी भी धातु में जो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का जो प्रवाह होता है, जो संचालन होता है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन मूव, जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उस धातु में चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है। वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल में फ्री होते हैं, किसी भी एलिमेंट में फ्री होते हैं, किसी सॉलिड मेटल में, ठीक, ओके। अब बात आती है, दूसरा कंडक्टर होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यानी कि
ऐसा कंडक्टर, ऐसा चालक पदार्थ जो गलित अवस्था में फ्यूज्ड स्टेट में, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कराता है अपने से होकर के, है ना। और ये फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोलाइट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ आयंस, ठीक है ना। वो उनमें यानी कि उस चालक पदार्थ में जो आयन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन, दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है ना। एंड वी ऑल नो दैट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और हम लोग जानते हैं कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, यानी कि जो आयंस हैं, है ना, एक तरफ से मूव करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, और इसमें कहीं से आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं आउटर सोर्स से, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आ गया, ये मेटल है, ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक। तो यहाँ तक तो आ गया, लेकिन इसके अंदर कैसे जाएगा? तो सर्किट तो यहाँ से दिखाई दे रहा है, ओपन सर्किट है, लेकिन ओपन नहीं है ना। जब यह इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आती है तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट, है ना, वो अपने आयंस में टूटता है। सपोज कर लीजिए कि NaCl है, ठीक है ना, ये डिसोसिएट्स इनटू, ये टूटता है किसमें? सोडियम आयन और क्लोराइड है, ठीक। तो अब ये आयन जो कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। और दिस चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक। अब देखते हैं कि इसी बात को, एक तो हो गया मेटल में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, दूसरा हो गया किसी इलेक्ट्रोलाइट में, यानी कि फ्यूज्ड स्टेट में, व्हेन मेटल इज इन फ्यूज्ड स्टेट देन इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू दैट, ठीक है ना। यानी कि जब कोई पदार्थ जब अपने गलित अवस्था में होता है, जो आयनिक पदार्थ है ज़्यादा से ज़्यादा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनमें फ्यूज स्टेट में, यानी कि गलित अवस्था में या सॉल्यूशन में, जब उनको सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रोड लगाकर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जा सकती है। ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अब बात आती है कि क्या गैसेज में भी, या गैस में भी, क्या गैस आर आल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इसी बात को जानने के लिए यही से आपका सभी टर्म्स होता है, ठीक है ना। कैसे हुआ, इनिशियली क्या क्या घटनाएं घटी, इसी बात को जानने के लिए कि टू नो अबाउट द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू गैसेस, गैस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए या इस बात को प्रूव करने के लिए जूलियस प्लकर, विलियम क्रूक्स, जूलियस प्लकर एंड जे थॉमसन, इन लोगों ने कोशिश किया जानने की कि क्या गैसेस में भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो इसी के लिए उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, है ना। और इस एक्सपेरिमेंट में किया गया कि ये एक ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब, ठीक है, ग्लास ट्यूब, ठीक है ना, शीशे का ट्यूब लिया, इस तरह का बनाया, और बनाने के बाद उन्होंने क्या किया कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये कैथोड और दूसरा एनोड, ठीक है ना, वो एनोड लगा दिया। तो अब देखते हैं, उन्होंने देखा उन लोगों ने कि जब इसमें गैस का प्रेशर बहुत कम होता है, यानी कि इस ट्यूब को नाम दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि विसर्जन नलिका का नाम दिया गया, ठीक है। और उन लोगों ने ये देखा कि जब बहुत हाई पोटेंशियल, बहुत हाई वोल्टेज एस्टैब्लिश किया जाता है इन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, और इसमें गैस का जो प्रेशर है, जो गैस का दाब है, वो बहुत कम किया जाता है, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में एक रे प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, एक रे प्रोड्यूस होती है जो कि इस कैथोड से होकर के निकलती है, ठीक है, इस कैथोड से एनोड की तरफ चलती है, ठीक है।
ऐसा हम लोगों ने प्रूव किया। अब बात आती है यहाँ पे कि जब ये रे निकलती है, ठीक, कब, जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस का प्रेशर 10⁻² रखा जाता है, ठीक है ना, 10⁻³ टू 10⁻³ mmHg, ठीक, यानी कि इतना प्रेशर कम कर दिया जाता है ना गैस को। जब ये देखिए इस डिस्चार्ज ट्यूब, पहले डिस्चार्ज ट्यूब को समझिए कि इसमें एक ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक, यानी विसर्जन नलिका में एक ग्लास ट्यूब होता है। ये इस ढंग का बना होता है कि एक तरफ मैनोमीटर लगाया गया और दूसरी तरफ इसमें से गैस को बाहर निकालने के लिए पंप लगा दिया गया, ठीक है, पंप लगा दिया गया। जितना अपने हिसाब से, है ना, अपनी इच्छा अनुसार इसमें गैस का प्रेशर कम या अधिक किया जा सकता है। इसको इवैक्यूएट करके इसमें से बाहर गैस निकाल करके, ठीक है ना, इसमें से गैस बाहर निकाल करके इसमें प्रेशर को मेंटेन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू और पानी पर, ठीक है। तो अब जो है प्रेशर को कम कर दिया गया, है ना, अच्छा, और इस कैथोड के बीच में, है ना, इस कैथोड और एनोड के बीच में हाई पोटेंशियल यानी कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगाया गया, 10,000 से 30,000 30,000 के वोल्टेज लगाया गया, वोल्टेज पोटेंशियल स्टैब्लिश किया गया, है ना, तो बहुत हाई पोटेंशियल स्टैब्लिश किया गया। उस कंडीशन में देखा गया, है ना, कि जब प्रेशर, गैस का प्रेशर बहुत कम कर दिया जाता है तो इस कैथोड से इनविजिबल रेज निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है, और इस ट्यूब में एक चमक प्रोड्यूस होती है, ठीक। जब प्रेशर 10⁻³ मिलीमीटर Hg किया जाता है तो इस गैस में, इस डिस्चार्ज ट्यूब में, ये डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है, ठीक है, अच्छा, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ कि इस प्रेशर को और भी कम कर दिया गया, 10⁻³ टू 10⁻⁴ कर दिया गया, और भी कम कर दिया गया, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में इसमें चमक तो कम हो गई, ठीक, एकदम खत्म हो गई, लेकिन अब जो है इसके सामने, इस कैथोड के सामने, यानी कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के सामने वाली दीवार पर, यहां पर जिंक सल्फाइड का लेप लगा होता है, ठीक है, लेयर बना होता है, और वो जो है फेंट ग्रीनिश कलर का चमक प्रोड्यूस करता है। जब प्रेशर को कम कर दिया जाता है, टेंशन, ये पोटेंशियल स्टैब्लिश किया जाता है बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो ये गैस में जो चमक थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन इसकी दीवार पर, इसके सामने वाली दीवार पर, यानी कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के सामने वाली दीवार पर एक ग्रीनिश फेंट कलर प्रोड्यूस हुआ, यानी कि चमक प्रोड्यूस हुई, ग्लो प्रोड्यूस हुआ, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब इससे ये पता चलता है ना, कि जाहिर सी बात है कि इससे कोई किरण, कोई रे निकल रही है जो कि इस कैथोड के सामने वाली दीवार पे टकरा करके उस पे चमक प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अब इसको एग्जाम, ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया जे थॉम्सन और विलियम ब्रूक्स का, ठीक है ना, ये जे थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट रहा, ठीक, इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब जाहिर सी बात है ये साइंस में, साइंटिफिक किसी भी मैटर को प्रूव करने के लिए उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्वेशन के बाद फिर कंक्लूजन दिया जाता है, तब वो लॉ बनता है, ठीक, अच्छा। तो अब इतना तो आप लोग समझ में आया कि कैथोड से रे निकलती है एट वेरी स्मॉल प्रेशर, ठीक, व्हिच स्ट्राइक्स ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ दिस डिस्चार्ज ट्यूब, है ना, हैविंग लेयर ऑफ जिंक सल्फाइड, ठीक है ना। A faint greenish glow is produced on the front wall of this discharge tube due to emission of invisible rays from this cathode, ठीक, यानी कि इस कैथोड से जो रेस निकल रही है, अदृश्य किरणें निकल रही हैं, वो इसके सामने वाली दीवार पे टकरा करके एक चमक प्रोड्यूस कर रही है। तो चमक तभी प्रोड्यूस होगी जब, जाहिर सी बात है कि यहाँ से कोई ना कोई रे निकल रही है और सामने वाली दीवार पे टकरा रही है, तभी वो चमक प्रोड्यूस होती है। जैसे आपने टार्च में देखा होगा, टार्च लगा करके जब सामने दीवार पे या कहीं भी पड़ता है लाइट की रोशनी, तभी वो चमकता है, तभी वो दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसी बात है कि ये जो किरण है यहाँ से टकराई, यहाँ पे टकराई, हालांकि ये इनविजिबल थे, द रे वाज नॉट बीइंग सीन,
ये इनविजिबल अदृश्य किरणें थी, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे टकराती हैं तो यहाँ पे चमक उत्पन्न करती है, ठीक है। उन लोगों ने ऐसा देखा, जे थॉमसन साहब और इन लोगों ने, ठीक है। अब इसको एग्जामिन जब किया गया, इसकी प्रॉपर्टीज को देखा गया, तो अब देखते हैं कि इसके इनके प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर्टीज को, स्टेप है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूं कि चूंकि ये किरणें कैथोड से निकलती है, ठीक है, ये किरणें कैथोड से उत्पन्न होती है, ठीक है, इसलिए इन किरणों को क्या कहा गया, कैथोड रे कहा गया, कैथोड किरण कहा गया, ठीक है। जाहिर सी बात है कि these rays are being emerging from this cathode, है ना, that is why these rays were called as cathode rays, इसीलिए इनको कैथोड रेज कहा गया, ठीक। अब इन कैथोड किरणों के गुण क्या क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद तो कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोड्यूस होता है हम इसको जानेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखा गया है ना कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये पहली क्वालिटी थी कि कैथोड रेज वो सीधी रेखा में चलती है, कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती है। इसको कैसे प्रूव किया, कैसे प्रूव हुआ कि सीधी रेखा में चल रही है ना, जब इन कैथोड किरणों के सामने, है ना, कैथोड किरणों के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये ऑब्जेक्ट रख दिया गया यहाँ पे, ठीक, तो इसका शैडो यहाँ पे सामने वाली दीवार पे बनता है, ठीक है। इसका शैडो इस सामने वाली दीवार पे बनता है, कोई ओपेक सब्सटेंस, कोई ओपेक चीज, है ना, जो कि अपारदर्शी है, उसको अगर इन कैथोड किरणों के सामने अगर रख दिया जाए, है ना, तो इसकी छाया इस डिस्चार्ज ट्यूब के सामने वाली दीवार पर बनता है, ठीक है। तो सामने वाली दीवार पर तभी बनेगा जब वो किरणें सीधी रेखा में चल रही है, तब अगर ये ऐसे ऐसे घूम करके चलती तो उसका कोई छाया नहीं बनता, ये किरण ऐसे निकल करके इस पर पड़ती तो भी चमकता, ठीक। लेकिन ये सीधी रेखा में चल रही है, इसलिए इनकी छाया सामने वाली दीवार पे पड़ती है, ठीक। तो इससे ये प्रूव हुआ, है ना, ये पहली प्रॉपर्टी कि कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरी बात ये कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। दूसरा क्या प्रॉपर्टी देखा गया, ठीक है, कि कैथोड रेज आर इनर्जेटिक, ठीक। It means that having kinetic energy, यानी कैथोड किरणों में गतिज ऊर्जा होती है, ठीक। कैथोड किरणों में गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ना। ये कैसे प्रूव हुआ, है ना, कि कैथोड किरणें एनर्जेटिक होती हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बीच में कैथोड किरणों के सामने, है ना, अगर कोई हल्का सा पैडल व्हील
व्हील रख दिया जाए, ठीक, यहाँ पे सिंक्रोनाइज करके, तो वो क्या करती हैं, इसको घुमा देती है, ठीक है, इसको रोटेट कर देती है, वो घूमने लगता है। जैसे हवा में चरखी आप लोग चाहते होंगे, ठीक, हवा इधर से आ रही है और चरखी ऐसे लेकर के आप उसमें लगा कर घुमाते हैं, तो हवा के दबाव से, हवा के प्रेशर से वो घूमने लगता है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी अगर हवा में होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी यानी कि उसका मोमेंटम उसके ब्लेड्स को, फैन के ब्लेड को ट्रांसफर होता है और वो ब्लेड को घुमा देता है, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब ये हो गया कि जाहिर सी बात है ना, कि कैथोड किरणें मटेरियल पार्टिकल से बनी होती है ना। ये प्रूव करता है, ठीक, कि cathode rays are made of material particles, ठीक, यानी कि कैथोड किरणें द्रव के कणों की बनी होती है, ठीक है। द्रव्यात्मक यानी कि पदार्थों के कणों के बने होते हैं, ठीक है ना, यानी कि वो मटेरियल पार्टिकल होते हैं। कैथोड रेज इससे प्रोड्यूस होती है, यानी कि दैट इज द स्ट्रीम ऑफ मटेरियल पार्टिकल। कैथोड किरण क्या है ना, इन मटेरियल पार्टिकल का एक धारा है, ठीक है ना, एक रेखीय प्रवाह है मटेरियल पार्टिकल का, जो कि अपना मोमेंटम, अपनी काइनेटिक एनर्जी इस पैडल व्हील को यानी कि छेपड़ी पहिया को क्या दे देती हैं और वो घूमने लगता है, ठीक है। ठीक हुआ। दूसरा बात ये, इसको मिटाते हैं पहले, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि when electric field is applied between cathode rays, they bend toward positive plate of electric field, ठीक। जब कैथोड किरणों को विद्युतीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, तो कैथोड किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती है। जैसे आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ मान लीजिए ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक, ये कैथोड है, ठीक, ये एनोड है, यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी, ये कैथोड रेज निकल रही है, ठीक, और इधर पॉजिटिव प्लेट है और इधर नेगेटिव प्लेट है, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश किया गया इन बिटवीन दिस कैथोड रे। तो क्या हुआ, क्या देखा जे थॉमसन ने कि ये जो रेज हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जा रही है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जा रही है, ठीक है, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक। तो अब ये क्या प्रूव करता है ना, इसका कंक्लूजन क्या रहा कि
cathode rays are negatively charged, ठीक है ना। कैथोड रे जो है वो निगेटिवली चार्ज होती है, यानी कि वो ऋणात्मक आवेशित होती है। कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती हैं। ऋण आवेशित होने की वजह से ही ये क्या होती है कि अगर स्टैब्लिश किया जाए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश किया जाए तो ये घूम जाती है या मुड़ जाती है, किधर धनात्मक प्लेट की तरफ मुड़ जाती है। तो इससे प्रूव होता है कि कैथोड किरणें क्या होती हैं, निगेटिवली चार्ज होती हैं। ठीक, अब देखिए कि अगर इन कैथोड रेस को किसी मैग्नेटिक फील्ड से अगर गुजारा जाए, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड से अगर गुजारा जाए, है ना, अगर यहाँ पे मैग्नेट लगा दिया जाए इसके बीच में, ठीक, मान लीजिए कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है, तो अपने मार्ग से, ठीक है ना, अपने पाथ से वो डिफ्लेक्ट हो जाती है ना, इधर मुड़ जाएंगे, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन ये बताता है ना, ये प्रॉपर्टीज है कैथोड रेस की। ये डिफ्लेक्शन ये बताता है कि कैथोड रेस आर मटेरियल पार्टिकल, ठीक है, क्योंकि किसी भी मैग्नेट के पास, किसी भी मैग्नेट के पास जब कोई आयरन से बनी हुई चीज ले जाते हैं तो या तो उससे चिपक जाता है या उससे दूर हट जाता है, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है कि कोई सब्सटेंस है, ठीक है, जब इस मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाते हैं, है ना, तो वो अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट हो जाता है, जहाँ जाना चाहिए सीधे रास्ते में चलना चाहिए, क्योंकि अभी अपने देखा कि कैथोड रेस सीधी रेखाओं में चलती है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि अपने मार्ग से भटक जाता है, दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तो ये बताता है, ये प्रूव करता है कि कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है, वो मटेरियल्स के कणों से, पदार्थ के कणों से मिलकर के बनी होती है और वो क्या होती है, निगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। तो अब कैथोड रेज निगेटिवली चार्ज होती है और मटेरियल पार्टिकल्स की बनी होती है, ठीक है। तो जे थॉमसन ने, है ना, इन मटेरियल पार्टिकल्स को, जिससे कि कैथोड किरणें बनी हुई हैं, जो कैथोड किरणें हैं क्या है, वो पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम है, बीम ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स विच आर नेगेटिवली चार्ज, जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है ना। उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, ठीक है, उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन नाम दिया। हालांकि इलेक्ट्रॉन जो है, टर्म the term electron was given to this negatively charged material particle emerged from cathode was given by Irish physicist George John Stone 1891, ठीक है। इनको जो आयरिश फिजिसिस्ट थे, इलेक्ट्रॉन जो शब्द दिया वो आयरिश फिजिसिस्ट जॉन स्टोनी ने दिया था, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन नाम। लेकिन उसको डिस्कवर करने का काम कौन किया, जे थॉमसन ने। तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय इन दिस वे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ठीक है, हालांकि थॉमसन से पहले विलियम ब्रूक्स, ठीक है, इन पार्टिकल्स को बता चुके थे इन 1858 में। ठीक है, 1858 में ही ये सब कुछ बता चुके थे, लेकिन उसको प्रूव किया, इसकी प्रॉपर्टीज को प्रूव किया था जे थॉमसन ने। और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने का जो श्रेय जाता है वो जे थॉमसन हो जाता है। ये इंग्लैंड के फिजिसिस्ट थे जे थॉमसन। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने का श्रेय जे थॉमसन हो जाता है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन नाम जो दिया वो चार्ल्स जॉन स्टोनी ने दिया था। ठीक है, ये और इन्हीं कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन है क्या, वास्तव में इलेक्ट्रॉन है क्या, जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इन्हीं कैथोड किरणें है ना, जो कैथोड से कैथोड रेस निकल रही हैं, इस कैथोड से जो कैथोड रेस निकल रही है दैट इज कंपोज्ड ऑफ, दैट इज मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल, स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स। ठीक है ना, वो छोटे छोटे कणों की है ना, मेटेरियल द्रव्य के छोटे छोटे कणों की एक धारा होती है जो कि सीधी रेखा में चलती है और निगेटिवली चार्ज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अपने मार्ग से भटक जाता है। ठीक, तो चूंकि ये निगेटिवली चार्ज होती है, ऋण आवेशित कणों से मिलकर के बनी होती है कैथोड किरण। ठीक है, उन ऋण आवेशित कणों को ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, उस उन ऋण आवेशित कणों को ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहा। और एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन शब्द जो दिया गया वो चार्ल्स स्टोनी के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है ना, और इन इलेक्ट्रॉनों की खोज कौन किया, जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। हालांकि और भी प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रॉन के क्या है, कैथोड रेस के, इस कैथोड रेस का भी प्रॉपर्टी है। क्या है, द कैथोड रेस ionize the gas present in डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक, यानी कि जो कैथोड किरणें हैं वो इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैसें बनी हुई हैं, कोई भी गैस है ना, उस गैस को आयनाइज कर देती है। आयनाइज करने का मतलब कि उस गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो गैस के इलेक्ट्रॉन है इसमें है ना, उन एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके वो भी एक सीधी रेखा में चलने लगते हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड की तरफ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है गैसों की, जैसा कि कैथोड किरण की कैथोड किरणें जो गैस को आयनाइज कर देती हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये 0.01 मिलीमीटर एल्यूमिनियम शीट को पार कर जाती है, यानी कि पेनिट्रेटिंग क्षमता होती है, पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी होती है कैथोड रेस की। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कैथोड रेस की। और जो कि कैथोड किरणें है ना, मटेरियल पार्टिकल से बनी होती हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और उन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ही, उन्हीं ऋणावेशित कणों को ही, जिससे कि कैथोड किरण बनी होती है, उन्हीं कणों को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनों को खोज करने का श्रेय जो है इसको जे थॉमसन को दिया जाता है। और जे थॉमसन ने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा है ना कैथोड किरणों से इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज बता चुकी है, नेगेटिवली चार्ज होती है, कितना चार्ज होती है, कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, चार्ज और मास का रेशियो कितना होता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तब के लिए आप लोग इतना पढ़िए, इसको नोट्स बनाइए और याद करिए। ठीक है ना, धन्यवाद, थैंक यू।